हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे आपकी क्लास 8 का अभ्यास टेस्ट पेपर। वीक फर्स्ट है बच्चों। तो आपका जो टेस्ट पेपर आएगा वो एमसीक्यूज पर आएगा, तो हम इसकी प्रैक्टिस करने चाह रहे हैं, तो आप भी करिएगा ताकि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। तो बच्चों आपके जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। तो 40 कैसे है बच्चों कि इस अभ्यास टेस्ट में मैं आपको 4 सब्जेक्ट करवाऊंगी। एक हमने बच्चों हिंदी का ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हिंदी का आप बच्चों सर्च करके या आप टेलीग्राम चैनल पर आइए हमारे और हमें बताइएगा ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। आज मैं बच्चों आपको साइंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, एमसीक्यूज क्वेश्चंस की, तो आपको करने हैं ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो बच्चों यहाँ पर टोटल 40 नंबर है। 10 होंगे हिंदी के, 10 साइंस के, 10 मैथ के और 10 एसएसटी के। तो मैं यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट की तैयारी करवाऊंगी। तो एक हम हिंदी कर चुके हैं, आज मैं आपको साइंस करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों कभी भी आप टेस्ट देते हो तो ऊपर कुछ निर्देश दिए होते हैं, इनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, फिर आपको अंदर टेस्ट देना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको क्या क्या करना है। तो ये बच्चों टेस्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम साइंस का टेस्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं साइंस का। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो सही होगा वो हमें टिक करना होगा। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला कथन है बीजों के अंकुरण के लिए नमी आवश्यक है। बच्चों ये सही बात है। बीजों की जड़ों द्वारा, पौधों की जड़ों द्वारा जल, खनिज व उर्वरकों का अवशोषण होता है, ये भी बच्चों सही है। सिंचाई से मिट्टी का गठन सुधर जाता है और सिंचाई से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों जो बात सही है उन पर हमें टिक लगाना है। तो फर्स्ट नंबर और जो सेकंड वाला है वो राइट है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या लगाना है, बी, क्योंकि बी में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। बच्चों फसल चक्रण से मिट्टी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। खेत को कुछ समय बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए, इससे भी बच्चों मिट्टी को पोषक तत्व मिल जाते हैं। किसान क्या करते हैं, एक फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ देता है, फिर कुछ समय बाद नई फसल उगाता है ताकि जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो अगली फसल को अच्छी तरह मिल जाए। बच्चों इसमें कटाई करना नहीं आएगा और जैविक खाद का प्रयोग करने से भी बच्चों पोषक तत्व मिलते हैं। अब इसमें पोषक तत्व किससे नहीं मिलते हैं, कटाई करने से नहीं मिलते। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें आएगा। तीसरा प्रश्न है, चित्र में दिया गया कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो बच्चों ये जुताई के लिए, जब फसल खेत को जोता जाता है तब इसका यूज किया जाता है ये। अगला है बच्चों चौथा है प्रश्न, बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा। पहले बच्चों गमले में वो डालती है मिट्टी और गोबर की खाद। तो गोबर की खाद क्या है, जैविक खाद होती है, मतलब देशी खाद होती है, ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। तो किसमें ह्यूमस ज्यादा मिलेगा, और दूसरे बच्चों गमले में वो डालती है मिट्टी और यूरिया। यूरिया क्या है, एक रासायनिक उर्वरक है जो नुकसान भी पहुंचाता है फसलों को। तो किसमें बच्चों ह्यूमस मिलेगा, गमला नंबर ए में मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए सही आएगा। इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। पांचवा प्रश्न है, उपरोक्त चित्र में 2 गमले ए और ब दिख रहे हैं बच्चों। गमला नंबर ए है और ब है। गमले के अंदर पड़े पदार्थों का अवलोकन कर अनुमान लगाइए कि गमलों की सामग्री में 1 महीने पश्चात क्या अंतर दिखाई देगा। बच्चों देखो, पहले गमले में मिट्टी है और पादप अपशिष्ट है। पादप मतलब पौधों के जो सड़ी गली पत्तियां वगैरह होती हैं वो चीजें, और दूसरे गमले में मिट्टी है, पॉलीथीन है, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े। अब आप क्या देखोगे कि जो गमला नंबर ए है उसमें ये सब क्या हो जाएगा, इन दोनों चीजों का अपघटन हो जाएगा। लेकिन बी में मिट्टी का तो अपघटन हो जाएगा, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े ये एजिड पड़े रहेंगे, इनका कुछ नहीं अंतर होगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, जो गमला नंबर ए है उसमें सामग्री का अपघटन हो गया है,
ठीक है। और बी में जो सामग्री है वैसे के वैसे ही पड़ी रही है। तो 1 महीने बाद हमने क्या देखा, 1 महीने बाद देखा कि गमले नंबर ए में सामग्री का अपघटन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। बी में तो हुआ ही नहीं है बच्चों गमले नंबर 2 में, और ना ही दोनों में गमलों में समान अपघटन की प्रक्रिया रही है, और ऐसा भी नहीं है कि दोनों गमलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ए गमले में परिवर्तन हुआ है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब बच्चों छठे प्रश्न की तरफ चलती हैं। एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढककर कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाता है। आपको पता है कि जब आप रोटी को कई समय के लिए रख दोगे तो उसके ऊपर एक व्हाइट व्हाइट सा और ग्रीन ग्रीन सा कुछ आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? तो रोटी के अंदर फफूंद क्यों आई? अगर आप रोटी को बाहर रख देते हो तो रोटी सूख जाती है, और सूखी रोटी का कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप एक गीली जगह पर, आप कभी भी रोटी, गीली रोटी होती आती है ना, जब आप डिब्बे में डालते हो तो कुछ समय बाद क्या होता है, आप एक रोटी रखोगे तो नीचे वाली रोटी में क्या होती है, गीला गीला सा हो जाता है, वो क्या होता है, नमी वाली रोटी। और डिब्बे में ढककर कुछ समय के लिए आप उस नमी वाली रोटी को, या नमी का मतलब होता है गीला, को रखोगे तो उसमें फफूंद आ जाती है। किस कारण आ जाएगी? क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला, ठीक है, इसके कारण उसमें फफूंद आई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगर उसे सूरज की रोशनी मिल जाती, बाहर होती तो रोशनी मिल जाती, रोटी सूख जाती, फफूंद नहीं आनी थी उसमें। लेकिन फफूंद कहाँ आती है? जब जहां पर कोई चीज गीली होती है, और गीली चीज को आप बंद करके रख दोगे तो उसमें फफूंद आ जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पौधों के चित्र में किस पौधे की जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है? तो बच्चों जो चित्र नंबर ए है उसमें आएगा, ये ए नंबर चित्र है, उसमें जड़ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है। इसका ऑप्शन नंबर आएगा ए। प्रश्न नंबर 8 है, बुजो अपने घर जाना चाहता है, उसके घर के उसके सामने 4 रास्ते, एक रास्ता है चिकनी मिट्टी का, दूसरा रास्ता है घिसा संगमरमर का, तीसरा रास्ता है गिट्टी का, और चौथा है बर्फ का। तो किस रास्ते से बुज्जो के फिसलने की संभावना कम है? बर्फ पर बच्चों आपको पता है चलते हैं तो फिसल जाते हैं, और संगमरमर का जो फर्श होता है उस पर भी फिसलने का डर रहता है, चिकनी मिट्टी पर तो फिसलने का डर है ही है। और किस रास्ते से कम फिसलने का रास्ता है? जो गिट्टी वाला रास्ता होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी, रास्ता 3 नंबर गिट्टी वाला। यहां पर इसके फिसलने के चांस कम रहेंगे। और 9वां क्वेश्चन है, कॉलम ए के अंतर्गत दिए गए वैज्ञानिकों के नाम को कॉलम बी में दी गई उनकी खोजों का मिलान कीजिए। तो बच्चों आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो मैं आपको मिलान भी करके दे देती हूँ, वो सही आएगा। अब लुई पास्चर ने की थी बच्चों किण्वन की, और रॉबर्ट कोच ने की थी एंथ्रेक्स जीवाणु की, एडवर्ड जेनर ने की थी बच्चों चेचक की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेंसिलिन की। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। ये आपके चैप्टर का भी क्वेश्चन है बच्चों। 10th क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेल पद्धति चाक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। इस पद्धति के आविष्कारक कौन है? तो बच्चों सॉरी बच्चों, ब्रेल पद्धति, ब्रेल का पद्धति होती है जिस जो आदमी बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, उनके लिए एक ब्रेल लिपि है, ठीक है। ये 5th क्लास में चैप्टर भी है, आपने पढ़ा होगा ब्रेल लिपि वाला। तो ये जो अंधे होते हैं, देख नहीं सकते, उनके लिए इस पद्धति का आविष्कार किया गया है। ये ब्रेल लिपि की हेल्प से पढ़ते हैं। ये ऊपर ऊपर डॉट होते हैं मोटे मोटे, उनको टच कर करके छू कर वो देखते हैं कि कौन सा अक्षर है, तो उनको सिखाया जाता है बच्चों ब्रेल लिपि में, ठीक है। तो इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। तो 10 क्वेश्चन थे बच्चों आज आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बच्चों इसी टाइप से आएंगे, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए बच्चों करवाया गया है। हिंदी हम ऑलरेडी कर चुके हैं टेस्ट पेपर, आज साइंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको एसएसटी करवाऊंगी और मैथ भी करवाऊंगी, 1 बाय 1 हम सब करते रहेंगे। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। और टेस्ट पेपर आएंगे बच्चों,
तो वो भी आपको हम इसी तरह से करवाते रहेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहें। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।